गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक की अपने चर्चा कर रहे थे और इस बुक में अपने 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने जो 6वां चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर की अपने चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। देखो यहाँ पर इस चैप्टर का अपने सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पर्यावरण। सबसे पहली बात तो आती है पर्यावरण किसे कहते हैं। देखो अपनी कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं पर्यावरण की परिभाषा कि हमारे चारों ओर का आवरण वो ही क्या है, पर्यावरण है। देखो यह जो शब्द है पर्यावरण, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, अपने 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है भैया चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारे चारों ओर का घेरा जिससे हम घिरे हुए हैं, या हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें घेरे हुए है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है। हालांकि पर्यावरण की परिभाषा कभी अपने पूछी नहीं गई है 12वीं बोर्ड क्लास में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए पर्यावरण किसे कहते हैं। अब दूसरा वर्ड आता है भैया, अपने दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। देखो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति से, तो इस प्रकार के साधन भैया जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं या जो हमें प्रकृति प्रदान करती है या जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अपने प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे अपने हवा है, पानी है, गैसें वगैरह है, ये सब किस प्रकार के उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, क्योंकि इनके निर्माण में मनुष्य का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। मतलब जो हमें प्रकृति दे रही है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तीसरा पॉइंट आता है भैया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहां से अपने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यह पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन हुआ था भैया अपने ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया, यहां पर यह सम्मेलन हुआ था। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यह सम्मेलन क्यों हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और विकास करना। मतलब पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। और 1992 ईस्वी में यह सम्मेलन हुआ था। मतलब 1992 ईस्वी में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरिया में पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए जो सम्मेलन हुआ उसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह पहला सम्मेलन था भैया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस सम्मेलन में लगभग 170 से अधिक जो देश है उन देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जो सुझाव दिए गए वो सभी सुझाव जो है पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण के एक प्रकार से विनाश को रोकने से संबंधित थे। जैसे बात करें अपने एजेंडा 21, किताब में पढ़ा होगा कई बार आपने एजेंडा 21, यह भी क्या है, अपने एक सुझाव ही है जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में दिया गया। मतलब पर्यावरण संरक्षण को रोकने के लिए कुल 21 बातें बताई गई थी, इसीलिए इसको एजेंडा 21 के नाम से भी अपने जाना जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों बढ़ी। आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से पर्यावरण के प्रति लोगों का विश्व में ध्यान गया, पर्यावरण संरक्षण की भावना विश्व के लोगों में जागृत हुई। देखो पहला कारण था भैया ओजोन परत में छेद, कि ओजोन परत जो है अपने जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है ओजोन परत, ठीक है, इस ओजोन परत में छेद हो गया। और छेद होगा तो सीधी सी बात है पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और ये छेद की घटना कब हुई थी, अपने 1980 के दशक में। छेद होने का मतलब क्या हो गया कि वहां पर जो ओजोन गैस है उस ओजोन गैस में क्या आ गई, गिरावट आ गई। ओजोन गैस में क्या आ गई, कमी आ गई। और इस छेद होने की घटना को भैया एक आंख खोल देने वाली घटना के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो ये अपने परत हो गए, ठीक है, इसमें यहाँ ये छेद हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कहां पर आएगी, अपने धरातल पर आएगी। धरातल पर आएगी तो यहाँ पर जो प्राणी वगैरह है, मनुष्य वगैरह है, इनके शरीर के ऊपर, इनके स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव प्रभाव
बढ़ेगा। ठीक है, और ये घटना कब हुई थी? 1980 के दशक में हुई थी। और ये छेद जो है ये इस प्रकार से लग रहा है जैसे एक आंख खोल दी गई है। और इससे क्या होगा भैया, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो है वो पराबैंगनी किरणों से ये ओजोन परत हमारे क्या करती थी? रक्षा करती थी। लेकिन छेद होने से वो पराबैंगनी किरणें कहाँ आने लग गई? धरती पर आने लग गई। समझ रहे हो? मतलब ओजोन परत है वो क्या करती थी? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती थी उनको धरातल पर आने से रोकती थी। अब उसमें छेद हो गया, छेद होने से वो क्या हो गई? धरातल पर आने लग गई। तो इससे अपने पारिस्थितिक तंत्र जो है इसके ऊपर एक संकट उत्पन्न हो गया। इस कारण से लोगों की वैश्विक राजनीति के प्रति या पर्यावरण के प्रति चिंता बढ़ी। पहली बात, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पर क्या हुआ? प्रदूषण हुआ। समुद्र तटीय क्षेत्र में प्रदूषण किस प्रकार होता है? वो इजी सी बात आपको पता है सबको। अपने अपशिष्ट पदार्थ वगैरह है, अपने एक प्रकार से कारखानों से निकलने वाले जो नशीले पदार्थ वगैरह है, गंदगी वगैरह है, उनसे क्या हो गया? वो तटीय प्रदूषण जो है, समुद्र तटीय प्रदूषण, उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसके अलावा यूएनडीपी के अनुसार, यूएनडीपी का मतलब देखो, यू का मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके अनुसार इसका ये कहना है कि जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों में 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। ये किसकी रिपोर्ट है? यूएनडीपी की रिपोर्ट है। ये कह रहे हैं कि जो विकासशील देश है, विकसित नहीं, विकासशील देश, ठीक है, उन विकासशील देशों के लगभग 66.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसकी वजह से लोगों की वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के प्रति चिंता बढ़ी। इसके अलावा अन्य पॉइंटों की बात करें कि वनों की अंधाधुंध या अनियंत्रित कटाई हुई और जो वर्तमान में भी जारी है। लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए पेड़ों की क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई होगी तो यह सीधी सी बात है, किसमें कमी आएगी? जैव विविधता में कमी आएगी। समझ रहे हो? तो इससे क्या हुआ? जैव विविधता में क्या आई? कमी आई। इसके अलावा जो कृषि योग्य भूमि थी, उस कृषि योग्य भूमि की एक प्रकार से जो उपजाऊ क्षमता थी वो क्षमता कम हो गई। ठीक है, इसके अलावा जल प्रदूषण जो है, इस जल प्रदूषण में वृद्धि हो गई। इन उपरोक्त कारणों की वजह से वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता बढ़ गई। अर्थात विश्व के जो लोग थे वो पर्यावरण के प्रति सतर्क हुए, जागरूक हुए। ठीक है, यहाँ पर सबसे मेन जो है वो ये है ध्यान रखना, ओजोन परत में छेद होने की घटना कब हुई? 1980 के दशक में। क्लियर है? एक आंख खोल देने वाली घटना क्या है? ओजोन परत में छेद होना। ओजोन परत में छेद होने से क्या नुकसान हुआ? पराबैंगनी किरणें धरती पर आने लगे, उससे मानव स्वास्थ्य के ऊपर, पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट आता है भैया मूलवासी और उनके अधिकार या उनकी मांगे। देखो, सबसे पहली बात तो मूलवासी किन्हें कहा जाता है? मूलवासी देखो भैया, परिभाषा देखो, ऐसे लोगों के वंशज जो किसी देश में लंबे समय से रहते चले आ रहे उन्हें मूलवासी कहते हैं। और ये परिभाषा 1982 में यूएनओ के द्वारा दी गई। मतलब समझे क्या इसका? जैसे मान लो दादाजी के बाद है पिताजी, फिर अपने। ठीक है, तो ये अपने कई वर्षों से रहते आ रहे, अपने पिताजी इस देश में रहे, अपने पिताजी के पिताजी इस देश में रहे, उनके पिताजी इस देश में रहे, और हम उनके क्या है? वंशज है। तो हम क्या कहलाएंगे? मूलवासी कहलाएंगे। मतलब अपना जो परिवार है, अपने जो खानदान के लोग हैं, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे और उन्हीं के वंशज अब यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब हम क्या कहलाएंगे? मूलवासी कहलाएंगे। और यह परिभाषा जो है सबसे पहले यूएनओ ने दी थी मूलवासी की परिभाषा, और कब दी थी? 1982 में। समझ गए? मतलब ऐसे लोगों के वंशज, जैसे अपने वंशज है, ठीक है, जो किसी देश में लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। भाई अपने पिताजी भी यही रहते थे, उनके पिताजी भी यही रहते थे, उनके पिताजी भी यही रहते थे, तो अपने क्या हो गए? मूलवासी। ये यूएनओ के अकॉर्डिंग परिभाषा है। भारत में मूलवासी किन्हीं को कहा गया है? भारत में मुख्य रूप से जो अनुसूचित जनजाति और आदिवासी लोग हैं भैया, इन्हें अपने भारत में क्या कहा जाता है? मूलवासी कहा जाता है। मतलब भारत में मूलवासी किन्हें कहेंगे? अनुसूचित जनजाति और आदिवासी लोगों को। जबकि यूएनओ के अकॉर्डिंग कौन हो गए? जिनके वंशज यहाँ काफी लंबे समय से निवास कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे बात करें भैया, अपने फिलीपींस का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोर्डिलेरा।
इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मूलवासी रहते हैं और जिनकी संख्या जो है वो लगभग कितनी है, 20 लाख है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अब बात करें हैं इनकी मांगे या अधिकार क्या है। ये मूलवासी कौन सी मांगे कर रहे हैं सरकार से। पहली मांग इनकी ये है कि हमें विश्व में अन्य लोगों के बराबर सम्मान, बराबर का दर्जा दिया जाए। मतलब इनकी पहली मांग है कि हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाए। जो अन्य लोग हैं, अन्य जातियां वगैरह जो है, अन्य समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के समान हमें भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना चाहिए। मतलब हमारी भी एक स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए, जैसे अदर समुदाय की है। समझ रहे हो, ओबीसी जनरल वगैरह है, जैसे मान लो राजपूत है, जाट वगैरह है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी भी क्या होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। ये इनकी दूसरी मांग है, या ये दूसरे अधिकार की मांग कर रहे हैं। तीसरी इनकी मांग है कि जो आर्थिक संसाधन है उनका क्या नहीं किया जाए, दोहन नहीं किया जाए। भैया मूलवासी जो होते हैं अपने भारत के अकॉर्डिंग ये लगभग जंगलों में निवास करते हैं, और इनका ये कहना है कि जंगलों में जो आर्थिक संसाधन है जिनसे ये अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनका हमें क्या नहीं करना चाहिए, दोहन नहीं करना चाहिए, उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। चौथी बात भैया, देश को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जिस देश में, जैसे मान लो भारत में मूलवासी रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लाभ हो रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो भी सहायता प्रदान की जा रही है, उस सहायता में, उस लाभ में इनका भी बराबर का क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। ऐसी 4-5 मांगे जो है वो मूलवासियों के द्वारा की जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, मूलवासी किन्हें कहते हैं, इनकी कोई 2 या 3 मांगे बताइए, या मूलवासी की पहली परिभाषा किसने दी, या भारत में मूलवासी किन्हें कहा जाता है, या आ जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा मूलवासी कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भैया यूएनईपी और उसके प्रमुख कार्य। देखो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है। यू का मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास, ये सॉरी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एनवायरमेंट का मतलब पर्यावरण, ठीक है। और उसके प्रमुख कार्य क्या है। यहाँ पे कई बार आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो सीधा पूछ लेंगे यूएनईपी का पूरा नाम बताइए, या आपको पूछ ले यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, इसके कोई 2 कार्य बताइए। तो पूरा नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्लियर है। कार्य क्या है भैया, पहला कार्य जो है, देखो ये पूरा नाम है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। और ये है क्या, अपने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ जो है, उसकी एक संस्था है, ठीक है। इसका पहला कार्य है भैया पर्यावरण समस्या जो है, इस पर्यावरण समस्या के ऊपर क्या करना, सम्मेलन बुलाना, सम्मेलनों का आयोजन करना, सम्मेलनों की एक प्रकार से मीटिंग करना, समझ रहे हो। मतलब पर्यावरण संरक्षण के ऊपर ही ये मुख्य रूप से कार्य करता है, और उसको बनाए रखने के लिए सम्मेलनों का क्या करता है, आयोजन करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अध्ययन का कार्य करता है, पर्यावरण का अध्ययन करता है। दूसरा कार्य है भैया पर्यावरण के प्रति यह लोगों में क्या करता है, जागृति बढ़ाता है। पर्यावरण संरक्षण को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को अग्रसर करता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करता है। ये इसके 2 प्रमुख कार्य है, ठीक है भैया। तो ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।